मुद्दा क्या है, ये बोलना क्या चाहते हैं, क्यों आए हैं ये आपके बीच में, इसको सुनना जरूरी है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि हम चुनने से पहले, किसी को वोट देने से पहले, अपना मत, अपना समर्थन देने से पहले जाने कि वो कहना क्या चाहता है, वो करना क्या चाहता है। और हम तो देख रहे हैं इस समय तो यह हुआ है चमत्कार कि आपको भुलावे में डालने के लिए यह हुआ है कि पिछले 5 साल आपने देखा कि इस पूरी विधानसभा में विकास कार्यों के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। विकास कार्य के नाम पर हम जा रहे हैं, जब दूर दराज के क्षेत्रों में लोग कह रहे हैं हमारे स्कूल में टीचर नहीं, स्कूलों की हालत खराब, स्वास्थ्य की हालत खराब, सड़कें नहीं बनी, स्वास्थ्य की हालत खराब, आपके खेती पर बंदरों का, भालुओं का हमला, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। हमने कहा भाई जो बोलने वाले थे वो कहां हैं, उनको जिनको आपने चुना 5 साल पहले, आज के दिन पर यह हो गया वो गायब है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पार्टी ने यह किया कि उनकी जगह दूसरे आदमी को ले आए, इसलिए ले आए ताकि उनसे कोई सवाल पूछने वाला ना हो, ताकि पूछे नहीं कि 5 साल हमारे यहाँ क्या हुआ, 5 साल इस इलाके में क्या हुआ। आप जाइए दूर दराज के इलाकों में, बाजारों में, और कोई काम 5 साल में नहीं हुआ। लेकिन पार्टी वालों ने यह किया, उन्होंने प्रत्याशी ही बदल दिया ताकि कोई सवाल ही ना हो, क्योंकि जब प्रत्याशी ही नहीं होगा तो सवाल भी किससे पूछा जाएगा। तब हम कहना चाहते हैं जो 5 साल आपके बीच में दिखाई नहीं दिए, पिछले 10 साल जो दिखाई नहीं दिए, आज के दिन वो बड़ी बड़ी पार्टियों का टिकट लेकर के आपके बीच में आ गए हैं वोट मांगने। तब हम ये कहना चाहते हैं इस इलाके में, चाहे लंगासू का इलाका हो, चाहे बाकी क्षेत्र का इलाका हो, वहां स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बाकी चीजों का क्या हाल है, सड़क की क्या स्थिति है। और ये जो सवाल पिछले 5 साल में सड़क पर उठाता रहा कोई आदमी, वो कौन था? चाहे नंदप्रयाग का सवाल हो जहां सड़क के चौड़ीकरण का मामला था, उसमें अगर कोई लाठी खा रहा था आगे, वो आदमी कौन था? आपके यहाँ अभी कुछ दिन पहले कर्णप्रयाग के डॉक्टर का ट्रांसफर हो गया, उस पर बोलने वाला था तो कौन था? अगर मैखुरा के स्कूल में कोई बात हो रही थी, उस इंटर कॉलेज में कोई गड़बड़ हो रही थी, उस पर कोई बोल रहा था तो कौन था? यहां से लेकर के और विधानसभा तक, देहरादून से लेकर के, श्रीनगर से लेकर के जोशीमठ तक के सवालों पर अगर कोई खड़ा था, कोई बोल रहा था, लड़ रहा था, कौन था? मुझसे मत बताइए। आप सबको पता है कि अगर इंद्रेश पैखुरी ना होता तो बहुत सारे सवाल जो उठे इस विधानसभा के अंदर, इस उत्तराखंड के अंदर जो सवाल उठे, अगर कोई उनको उठा रहा था तो इंद्रेश पैखुरी उठा रहा था। तब हम ये कहने आए हैं आपके बीच में, जिन सवालों को सड़क पर एक आदमी लगातार पिछले 20 साल से उठा रहा है, उत्तराखंड आंदोलन से जो आदमी उठा रहा है, क्या उस आदमी को विधानसभा के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या इन सवालों को विधानसभा में उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? लेकिन उठाएगा कौन? क्या जिन लोगों को, जो लोग आपके बीच में आए हैं, क्या वो इन सवालों को उठाने वाले हैं? क्या उन लोगों से आप ये उम्मीद करते हैं कि जो सड़क के सवाल हैं, जो आपकी शिक्षा के सवाल है, स्वास्थ्य के सवाल है, वो विधानसभा के अंदर रखेंगे? नहीं रखेंगे। ये वो लोग हैं जो आज इस पार्टी में थे, कल उस पार्टी में हैं, जो जूती की तरह पार्टियां बदल रहे हैं। क्या उनसे आप उम्मीद करते हैं? तब हम कहना चाहते हैं इस विधानसभा के अंदर, ये जो गूंगी बिहारी विधानसभा हो गई है, जिसमें आपके सवाल नहीं उठ रहे हैं, जिसमें शराब और खनन के अलावा कोई बात नहीं हो रही है, उस विधानसभा के अंदर विपक्ष मजबूत होना चाहिए। उसके अंदर एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो आपके सवालों को, जो आपकी बात को, केवल आपकी बात को नहीं, वो इंद्रेश मैखुरी तो इस पूरे उत्तराखंड की आवाज है। आप लोगों को गर्व होना चाहिए इस बात पर कि इंद्रेश मैखुरी सिर्फ कर्णप्रयाग की विधानसभा की आवाज नहीं है, वो तो इस पूरे उत्तराखंड की आवाज है। आप फेसबुक खंगाल के देखिए, मेरे पे मत जाइए। पूरे उत्तराखंड से लोग अपील कर रहे हैं, तमाम बुद्धिजीवी अपील कर रहे हैं, पूरे देश से लोग अपील कर रहे हैं कि कर्णप्रयाग के लोगों, ऐसा मत करो, ये आदमी जरूरी है, ये आदमी हमको विधानसभा में चाहिए, ये उत्तराखंड की विधानसभा में होना चाहिए ये आदमी। ये अपील पूरा उत्तराखंड कर रहा है, पूरा देश कर रहा है, पूरा उत्तराखंड और कर्णप्रयाग के लोगों को, आप लोगों की तरफ उम्मीद से देख रहा है। इस उम्मीद को टूटने मत कीजिए, इस उम्मीद को खत्म मत कीजिए। मैं आपसे कहने आया हूं, हम लोग ये कहने आए हैं, और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, आप सुनना चाहते हैं इंद्रेश मैखुरी को, आप सुनते रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सिर्फ सुनिए मत। इस समय जाइए गांव गांव, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ हमारे साथियों की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है। आप सब इस जिम्मेदारी को उठाइए, आप भी जाइए गांव में, बोलिए लोगों को इस समय ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, ऐसी गलती बार बार नहीं होनी चाहिए, इस समय इस गलती को सुधारिए।
आप हमारे प्रचारक बनिए, आप हमारे वोटर बनिए और लोगों से अपील कीजिए कि इस समय जो है हम तय करेंगे कि उस विधानसभा के अंदर कम से कम एक ऐसी आवाज होगी जो जनता की आवाज होगी, जो आप लोगों की आवाज होगी, उस विधानसभा में गूंजेगी। ये मैं आप माताओं बहनों से, आप व्यापारियों से, आप युवा नौजवानों से अपील कर रहा हूं। ये सिर्फ आपकी आवाज नहीं है, इस प्रदेश के अंदर जो बेरोजगार आदमी लड़ रहा है सड़क में, उसकी आवाज इंद्रेश मैखुरी है। जो सड़क के लिए लड़ रहा है गैरसैंण के अंदर, उसकी आवाज इंद्रेश मैखुरी है। जो सड़क की चौड़ाई के लिए लड़ रहा है, उसकी लाठी खा रहा है जो अपनी छाती पर, वो इंद्रेश मैखुरी है। उसके लिए आप सब बोलिए, सिर्फ मैं नहीं बोलूं, आप सब हमारी आवाज बनिए और इस आवाज को इतना बुलंद कीजिए कि इस समय इंद्रेश मैखुरी विधानसभा के अंदर पहुंचे। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रेश मैखुरी स्वयं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कॉमरेड इंद्रेश मैखुरी को कि वो आपके बीच में अपनी बात रखें। शुक्रिया। हमारी पार्टी भाकपा माले के गढ़वाल कमेटी के और राज्य कमेटी के साथी अतुल सती जी, लंगासू के इस बाजार में उपस्थित जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बहुत विपरीत, विकट, विषम परिस्थितियों के बीच में यह चुनाव हो रहा है। कौन ये तय करता है पता नहीं। हम कल परसों घनघोर बर्फ में फंसे रहे, कल भी बर्फ के बीच में फंसे रहे, बर्फ के बीच में ही चुनाव प्रचार करने जाते रहे। मैं बाकी बात से पहले ये बात कह दे रहा हूं। और चलिए, हम तो फंसे रहे, ये एक बात है, लेकिन जिन कर्मचारियों की चुनाव की ड्यूटी लगती है, पोलिंग पार्टीज फंसी रही दिवाली खाल में, और कैसे लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है जो रिटायरमेंट के कगार पर खड़े लोग हैं। अगले महीने रिटायरमेंट हो जाना है, 60 साल पूरे हो जाएंगे, और उनको इलेक्शन कमीशन ने उठा करके झोंक दिया चुनाव की ड्यूटी में, वो बर्फ के बीच में फंसे रहे। हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती हो तो कम से कम इतना संवेदनशील बनिए कि जो लोग रिटायरमेंट के कगार पर हैं उनको कम से कम बर्फ में मत फंसाइए। इतनी संवेदनशीलता तो थोड़ा दिखानी चाहिए, थोड़ा दिखनी चाहिए। सरकारी तंत्र है, वो सरकारी नौकर है, ये सही बात है, लेकिन वो मनुष्य भी है। तो बहरहाल इन विपरीत, विकट, विषम परिस्थितियों के बीच में ये विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। और जब मैं आपके सामने अपनी बात कहने के लिए खड़ा हूं तो मैं इस विधानसभा के चुनाव से पहले सोच रहा था कि फिर से जब हम बात कहने जाएंगे तो हम वही बात कह रहे होंगे जो पिछले 20-21 साल से हम लगातार कहते रहे। पिछले 20-21 सालों में जो बात हमने लगातार कही कि भाई इस राज्य के भीतर क्या होना चाहिए, इस राज्य की तस्वीर कैसी होनी चाहिए, और जिन तमाम सवालों को लेकर के हमने ये राज्य बनाया, ये राज्य वैसा नहीं बना। मैं याद करता हूं, मैं 1994 में 12वीं कक्षा में पढ़ता था, क्लास 12th का स्टूडेंट था। 1994 में उत्तराखंड आंदोलन होता था, हम सड़क पर उतरे, और जो उस समय के हमारे नेता लोग होते थे उन्होंने हमसे कहा कि ये राज्य बनेगा तो सारे सवाल हल हो जाएंगे, राज्य बनेगा तो सड़क का मसला हल हो जाएगा, राज्य बनेगा तो अस्पताल का मसला हल हो जाएगा, राज्य बनेगा तो रोजगार का मसला हल हो जाएगा, राज्य बनेगा तो पलायन का सवाल हल हो जाएगा। और आज जब उत्तराखंड अपने 21 साल पूरे कर चुका, जब हमारी 4 विधानसभाएं अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी, तब हम देखते हैं कि उन सवालों को जिनकी अपेक्षा की जा रही थी कि 9 नवंबर 2000 को राज्य बन गया और पलायन का सवाल हल, रोजगार का सवाल हल। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं सिमली से यहां आ रहा हूं, एक नौजवान साथी ने गाड़ी रोक करके मुझसे कहा कि भाई साहब थोड़ा एक बात हमारी भी है, हम अतिथि शिक्षक हैं, थोड़ा हमारी बात भी उठाइएगा। तो मैंने कहा कि हम तो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि रोजगार का सवाल इस प्रदेश का सबसे बड़ा सवाल है, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, नौजवानों के रोजगार का इंतजाम होना चाहिए,
56,000 के करीब सरकारी पद रिक्त हैं। उन पदों पर भर्तियां होनी चाहिए, स्थायी और नियमित नियुक्ति होनी चाहिए नौजवानों की। लेकिन हो क्या रहा है? तो 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी देहरादून आए और उन्होंने कहा कि देहरादून के इंजन को दिल्ली के इंजन से जोड़िए, तो डबल इंजन की सरकार बनाइए और फिर देखिए रोटी रोजगार का रास्ता खुलेगा। नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं भाषण देने तो वो गढ़वाली में एक लाइन बोलते हैं, उसके बाद लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि साहब गढ़वाली में बोला, और हर बार जिक्र करते हैं, कहते हैं पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी। तो पहाड़ का पानी नीचे की तरफ बह रहा है और पहाड़ का नौजवान, पहाड़ की जवानी दर दर की ठोकरें खा रही है बेरोजगारी की वजह से। 56,000 सरकारी पद रिक्त हैं। त्रिवेंद्र रावत साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा 2019-20 में त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा कि 2019-20 रोजगार वर्ष होगा और 25,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। त्रिवेंद्र रावत जी का राज चला गया, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी आ गए, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी आए, और पुष्कर सिंह धामी का विज्ञापन आप देखिए बहुत जगह लिखा हुआ है, आजकल मिटा दिया गया होगा। उस पर क्या लिखा है? उस पर लिखा है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने 22,000 पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया, नियुक्ति नहीं की, नियुक्ति करने का फैसला किया, और उन्होंने निर्णय लिया इस बात का वोट चाहिए। नौजवान बेरोजगार सड़क पर खड़ा है, उसके हक में सिर्फ उन्होंने विज्ञापन जारी किया, इसका वोट चाहिए। तो रोजगार किसको मिला? रोजगार त्रिवेंद्र रावत जी को मिला डबल इंजन में। उसके बाद तीरथ सिंह जी को भी मिला शॉर्ट टर्म कमीशन। एक फौज में एसएससी होता है ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो त्रिवेंद्र रावत जी जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन के मुख्यमंत्री थे, 4 महीने के मुख्यमंत्री। और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी को रोजगार मिला, तो पुष्कर सिंह धामी जी का रोजगार पक्का हुआ, त्रिवेंद्र रावत का भी रोजगार पक्का हुआ। आजीवन मुख्यमंत्री पद का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते तमाम तरह का प्रोटोकॉल, तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन उत्तराखंड के नौजवान लड़कों को क्या मिला? बेरोजगारी का दंश मिला। 5 सालों में एक पीसीएस की परीक्षा नहीं हुई इस उत्तराखंड में, इस बात को समझिए। 5 साल में पीसीएस बाकी छोड़ दीजिए, पीसीएस की एक परीक्षा नहीं हुई। फॉरेस्ट गार्ड की एक परीक्षा हुई और उसमें घपला घोटाला हुआ, पेपर परीक्षा होने से पहले आउट हो गया। वन दरोगा की परीक्षा हुई, उसमें लोग कह रहे हैं, लोगों ने हमको भेजा चिट्ठी, हमने भी लिखा आगे, लोगों ने कहा कि भाई एक ही परिवार के, एक ही खानदान के 8-8 लोग निकल आए हैं। उत्तराखंड में एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, वो परीक्षा कराता है, और जब परीक्षा कराता है तो इफरात में ढेरों ढेर एक ही परिवारों के लोग उसमें निकलते हैं, पता नहीं कौन सा चमत्कार है। तो ये नौजवानों के साथ हुआ। लॉकडाउन पूरे देश में हुआ, हमारे नौजवान लड़के वापस पूरे देश से लौट करके आए, क्योंकि कहीं इंतजाम नहीं था। मोदी जी जिस समय पूरे देश में लोग लॉकडाउन से त्रस्त थे, कोरोना से त्रस्त थे, उत्तर प्रदेश में लोगों ने लाशें देखी, लाशों के ढेर लगे हुए थे, लाशें जलाने के लिए लाइन लगाई थी। नौजवान पूरे देश से पैदल चल करके वापस आया। हमारे पास ढेर लगे लोगों की अर्जियों के, मैं आपको दिखा सकता हूं, मैंने सारी अर्जियां सरकार को भेजी। इतना लोग वापस आना चाहता है, नौजवान अपने खर्चे पर वापस लौट करके आया। हमने कहा भाई ये वापस आया है, इसके रोजगार का इंतजाम करो, इसके रोजगार की व्यवस्था करो। और उन्होंने कहा हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्या व्यवस्था कर रहे हैं? लोन ले जाओ, कर्जा ले जाओ और जो करना चाहो करो। जो अपना रोजगार खो करके आया देश के तमाम हिस्सों से, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, राजस्थान से, देश के तमाम हिस्सों से जो अपना रोजगार खो करके आया, उसको बोला कर्जा ले जा, कर्जा लेकर के चला सकता है तो चला, वरना कर्जे की वसूली होगी, कर्जा वापस लिया जाएगा। तो ये 5 सालों में यहाँ के नौजवानों के साथ हुआ। ये रोजगार का सवाल इस उत्तराखंड का सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग पार्टियां बदल करके आ रहे हैं आपके पास, पार्टियों के नए चेहरे आ रहे हैं आपके पास, कि उनका नियमितीकरण हो जाना चाहिए, उनका रोजगार पक्का हो जाना चाहिए, उनकी पेंशन पक्की हो जानी चाहिए। सवाल यह है कि 2 लोगों की, 4 लोगों की, 70 लोगों की पेंशन पक्की होगी,
कर्मचारी शिक्षक 60 साल 65 साल नौकरी कर रहा है, उसकी पेंशन पक्की नहीं हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीमा पर खड़ा है आदमी, गोली खा रहा है, बर्फ में खड़ा है, लेकिन अगर वो अर्धसैनिक बल में है तो उसकी पेंशन पक्की नहीं हो रही है। लेकिन 5 साल 6 महीना 2 महीना 1 महीना विधानसभा में आदमी पहुंच जाएगा, जूतों की तरह पार्टियां बदलेगा और उसकी पेंशन पक्की हो जाएगी। तो यह सवाल है कि हम किसकी पेंशन पक्की करना चाहते हैं, हम किसका रोजगार पक्का करना चाहते हैं, यह सवाल है। आज के दिन पर जब यह विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो क्या बहस का मुद्दा है? इसकी सरकार बनेगी कि उसकी सरकार बनेगी, इसकी नहीं बनेगी कि उसकी नहीं बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका दांव लगाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, जिनको आप मुख्यमंत्री बनता या नहीं बनता हुआ देख रहे हैं, जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले नहीं बना उनमें से कोई मुख्यमंत्री। पिछले 20-21 सालों से बदल बदल करके 2 पार्टियों को हमने मुख्यमंत्री बनाने के अलावा और क्या हमने 2 पार्टियों पर भरोसा किया, 2 पार्टियों की सत्ता बनाई, 2 पार्टियों की सरकारें बनाई और बदले में हमारे गांव के घरों में, जितने घरों में 5 साल पहले ताला लगा था, 20 साल पहले जितने घरों में ताला था, 5 साल पहले उससे ज्यादा घरों में ताला लग गया। गांव के गांव खाली हो गए, गांव के गांव बंजर हो गए और कोई नीति नहीं है, कोई समझदारी नहीं है कि ये घरों के ताले कैसे खुलेंगे, ये बंजर होते हुए गांव कैसे आबाद होंगे, इसकी कोई नीति नहीं है। त्रिवेंद्र रावत जी के जमाने में एक पलायन आयोग बना, वो पलायन आयोग वो बात कह रहा है जो हम पिछले 20 वर्ष से कह रहे हैं। पलायन आयोग ने कहा कि 50% लोग अपना घर रोजगार के लिए छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं कि पहाड़ में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। पलायन आयोग ने कहा कि 15% लोग, 100 में से 15 आदमी शिक्षा की वजह से अपना घर छोड़ रहा है, अपने घर पर, अपने गांव पर ताला लगा रहा है। पलायन आयोग ने कहा कि 8% आदमी, 100 में से 8 आदमी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इलाज के लिए अपना घर छोड़ रहा है। और यह स्वास्थ्य सेवाओं का मसला आप समझिए कितना बड़ा है कि आप यहां से जाइए कर्णप्रयाग के अस्पताल में, वो आपको आगे खिसका देंगे, रेफर टू हायर सेंटर। जाइए रुद्रप्रयाग, वो फिर आपको आगे खिसकाएंगे श्रीनगर, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज है और वहां से आप फिर आगे खिसका दिए जाएंगे, वहां से फिर रेफर टू हायर सेंटर। तो हम क्या हो गए, हमारा बीमार आदमी क्या हो गया? तो एक भाजपा का आईटी सेल है, रोज सुबह सुबह झूठ का पुलिंदा फॉरवर्ड करता है, झूठे मैसेजेस फॉरवर्ड करता है, नफरत के मैसेजेस भाजपा का आईटी सेल फॉरवर्ड करता है। हमारे बीमार लोगों की अवस्था भी ये हो गई है कि वो मैसेज की तरह फॉरवर्ड होते हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दूसरे अस्पताल, उप जिला अस्पताल से जिला अस्पताल, जिला अस्पताल से बेस अस्पताल, बेस अस्पताल से मेडिकल कॉलेज। जब तक जीवन रहता है तब तक वो फॉरवर्ड होता रहता है। देहरादून से पहले इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। पिछले 5 सालों, पिछले 20 सालों इस सवाल पर बात करने को कोई तैयार नहीं है, इस मसले पर किसने क्या किया ये कहने को तैयार नहीं है। तब मैं आपसे कहने आया हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा इस बहस को छोड़ दीजिए, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है इस बहस को छोड़ दीजिए। जो लोग ये बहस संचालित करते हैं कि फलाना फलाना वाला जीतने वाला है, मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस दिन तक आपने ईवीएम का बटन नहीं दबाया तब तक कोई नहीं जीतने वाला है, उससे पहले कोई नहीं जीत रहा है। आप जिसके सामने बटन दबाएंगे वो जीत करके जाएगा, आप नई बटन दबाएंगे तो नहीं जीत करके जाएगा। इसलिए जो आपको कह रहे हैं, जो लोगों को ये बरगला रहे हैं कि फलाना तो जीतने वाला है, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जीतने वालों को आप वोट देते रहे। लोग कहते हैं साहब फलाने को वोट देंगे तो वोट खराब हो जाएगा। पिछले 20-21 सालों में जरा अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए तो कि जिनको आपने वोट दिया उनसे आपका वोट खराब नहीं हुआ, आपका वोट अच्छा हुआ, आपके वोट का सुधार हुआ, राज्य बर्बाद हुआ और आपका वोट सफल हुआ। ऐसा हुआ क्या? जरा एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए तो इस बात को कि ऐसा हुआ कि आपने जिनको वोट नहीं दिया, मान लीजिए कि आपने हमको वोट नहीं दिया, लोगों ने प्रचार किया इसको वोट देंगे तो वोट खराब हो जाएगा, जिनको आपने वोट दिया उनको वोट दे करके अच्छा हुआ, इस उत्तराखंड को तबाही की तरफ धकेलने में आपका वोट काम आया, जनता का वोट काम आया, ये वोट अच्छा हुआ, ये वोट सफल हुआ।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस भ्रम से बाहर निकलिए, इस बात को थोड़ा समझिए, इस बात को थोड़ा सोचिए कि उत्तराखंड की विधानसभा को चाहिए क्या। उत्तराखंड की विधानसभा के सामने सवाल क्या है। हम तो आज के दिन पर भी जनता का सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ी सी बात ये कवर करना चाहता हूं, बस तकरीबन सारे सवालों पर मैंने बात की और बहुत गुंजाइश है बात करने की, लेकिन थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझको आप जानते हैं, मेरे पास यदि कुछ बताने को है तो मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले 5 सालों मैंने क्या किया। और ये सिर्फ मेरे बताने की बात नहीं है, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। थोड़ा 5 साल का प्रत्याशियों का फेसबुक प्रोफाइल उठा करके तो देखिए, पूछिए तो सही कि क्या किया जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं। मैं अभी गौचर में कुछ दिन पहले बोल रहा था, मैंने वहां भी कहा कि लोग काहे का वोट मांग रहे हैं। तो आदमी बनु साहब तुम्हारी हो ना, मेरे छाव पूजन मांगे छो, मैं तुम्हारे बखर खाएबल, ये बातों वोट चैन मिल क्या करे, क्रिकेट प्रतियोगिता उद्घाटन करी, ये बातों वोट चैन में हो। अब ब्योमा भी आए छो मैं तुम्हारे हो, न्यू तो भी लिखवा है, तो ये बातों वोट चैनी। तो इस बात के लिए वोट देना है कि कौन क्रिकेट प्रतियोगिता में रिबन सबसे ज्यादा काट रहा था, यानी कि कौन नौजवान लड़कों को पैसा दे रहा था, कौन शादी ब्याह में आ रहा था, इस बात का वोट देना है। या इस बात के लिए वोट देना है कि सड़क पर खड़ा होकर के जनता के सवालों को कौन उठा रहा था और कौन विधानसभा के भीतर जाकर के उन सवालों को उठाएगा। मैं आपसे कहने आया हूं कि पिछले 5 सालों लगातार जनता के सवालों को हम उठाते रहे। यहीं बगल में प्राइमरी स्कूल है आपके यहां, इस प्राइमरी स्कूल में जो प्रधानाध्यापिका है उनका गलत तरीके से सस्पेंशन किया गया। लोग हमारे पास आए, हमारे साथियों के पास आए, बोले एक पढ़ाने वाली टीचर है उसको गलत तरीके से सस्पेंड कर दिया। हमने ये सवाल उठाया और उस टीचर का सस्पेंशन रिवोक हुआ। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर जांच की जाएगी, हमारी चिट्ठी पर जांच बैठी। ये 2017 की बात है और 2021 तक आते आते मैं पूरी लिस्ट नहीं गिना रहा हूं, केवल 2 घटनाएं आपके सामने बोल रहा हूं। यहां से शुरू करके और 2021 में दिवाली खाल भराड़ी शहर में जहां विधानसभा है उससे नीचे दिवाली खाल एक जगह है। दिवाली खाल में एक गरीब चाय वाला दुकान चलाता था। विधानसभा जाने को सड़क चौड़ी करने के लिए राज्य के लोक निर्माण विभाग ने गरीब चाय वाले की दुकान उजाड़ दी। 15 दिन बाद मुझको पता चला, मैं इस सवाल पर लड़ा और उसकी दुकान वापस बहाल हुई। तो इस प्रदेश में गरीबों का सवाल होगा, इस प्रदेश में बेरोजगारों का सवाल होगा, इस प्रदेश में जो भी उत्पीड़ित शोषित होगा उसके सवाल पर लड़ने का भरोसा, उसके सवाल पर संघर्ष करने का भरोसा हम आपको दिलाना चाहते हैं। और ये कोई ऐसा भरोसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसा कह रहे हो कि आसमान को जमीन पर उतार देंगे, ऐसा कोई भरोसा दिलाने नहीं आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चुनावी माहौल के बीच में भी कल हम लोग गए थे, हमारे साथी यहाँ खड़े हैं, हम लोग कल गए थे मोली बैठा आदि जगहों पर और वहां लोगों ने कहा हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हम सड़क नहीं होगी तो हम वोट नहीं देंगे। मैं सुबह इस देश के इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भेज करके आया हूं, इस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी भेज करके आया हूं, इस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैंने सुबह चिट्ठी भेजा, यहाँ के एसडीएम को सुबह चिट्ठी भेजा कि भाई वो एक इलाका पूरा सड़क के अभाव के कारण उसको सड़क नहीं मिल रही है, इसके चलते अपने लोकतांत्रिक अधिकार का त्याग कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था करो। आज के दिन पर चुनाव के बीच में भी जनता का सवाल हमारे सामने आया है तो वो सवाल को हम उठा रहे हैं। तो ये भरोसा, ये विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं, ये भरोसा आपको दिला सकता हूं कि एक ये जो राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं जिनको आप देख रहे हैं 20-21 सालों में, कि आदमी सुबह कांग्रेस में है, शाम को भारतीय जनता पार्टी में है, शाम को भारतीय जनता पार्टी में सोया और ज्यादा तो कांग्रेस के हाथ के साथ निकला। ये बहुत कमाल हो गया है। तो जिनको आप अदल बदल करके वोट भी दे रहे हैं, यानी कि 2012 में आपने उनको जिनको वोट दिया, जिनको सत्ता में बिठाया और आपने 2017 में सोचा कि नहीं इनको सत्ता से उतार देना है, दूसरे वालों को चुन लेना है। पता चला कि उसमें से 11 में से 9 वही मंत्री थे जो 2012 में मंत्री थे। फिर अब 2022 में जब आप सोचेंगे कि दूसरों को बिठा देना है तो मालूम पड़ रहा है कि वो सारे एक एक करके वापस लगे हुए हैं। तो यानी कि बाहर का लेवल बदल जा रहा है, बाहर का लेवल, उसमें कभी कमल का फूल उग जा रहा है, कभी हाथ उग जा रहा है और अंदर जो मटेरियल है, अंदर जो माल है वो वही वाला है।
वो कमल के फूल के अंदर भी वही वाला माल निकल रहा है और हाथ के निशान के अंदर भी वही वाला माल निकल रहा है। तो उसके बीच में हम आपसे कहने आए हैं कि हमारी प्रतिबद्धता जनता के साथ है, जनता के सवालों के साथ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सवाल अभी कल परसों एक इंटरव्यू में भी मुझसे पूछा और तमाम लोग कहते रहते हैं कि भाई आप सही पार्टी में होते तो। ये बड़ा गजब है, ये अद्भुत टाइप की बात है। 20-21 सालों में जिन पार्टियों ने उत्तराखंड को तबाह बर्बाद कर दिया, आप मुझसे कह रहे हैं, लोग मुझसे कह रहे हैं कि चुनाव जीतना है तो उन पार्टियों में शामिल हो जाओ। एक तरफ कह रहे हैं साहब इन्होंने बर्बाद कर दिया, इन्होंने तबाह कर दिया, दूसरी तरफ आप मुझसे क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम हमको लूटने में शामिल नहीं हो रहे हो, तुम हमारे लुटेरों में शामिल नहीं हो रहे, इसलिए हम तेरे साथ नहीं। तो लुटेरों में शामिल होने के लिए हम राजनीति में नहीं आए हैं। पिछले 20-21 साल से इसलिए नहीं संघर्ष कर रहे हैं कि लुटेरों की जमात में एक और लुटेरा बनकर के खड़ा हो जाना है, इसके लिए राजनीति में नहीं आए हैं। ये लोगों को तय करना है कि वो विधानसभा के भीतर क्या चाहते हैं। ये आपको तय करना है कि विधानसभा के भीतर आप चाहते हैं कि जनता की आवाज हो कि नहीं हो। आप चाहते हैं कि सड़क का सवाल विधानसभा के भीतर उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, इस बात का फैसला आपको करना है। और ये अंतिम बात मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सिर्फ आपको यह भरोसा दिलाने आए हैं कि विधानसभा के भीतर, सड़क से लेकर के विधानसभा के भीतर तक जनता के सवालों की आवाज आपको सुनाई देगी। जूते की तरह पार्टियां हम नहीं बदलेंगे, कपड़े की तरह पार्टियां हम नहीं बदलेंगे, ये नहीं हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। ये विश्वास, ये भरोसा हम सिर्फ आपको दिलाने आए हैं कि सड़क से लेकर के सदन तक जनता की मेहनतकश आवाम की आवाज आपको सुनाई देगी, वो गूंज आप सुन पाएंगे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये नए नए हैं, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है थोड़ा। राजनीतिक ट्रेनिंग भी एक बड़ी चीज होती है, शिष्टाचार एक बड़ी चीज होती है। सामान्य शिष्टाचार यह है कि कहीं पर किसी की सभा चल रही हो तो अपना भोंपू बंद कर लें, हम भी कर देते, क्योंकि हम जो सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी से हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, किसी से व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। कोई वो पुंगड़ा झगड़ा थोड़ी हो कि तेल में और वो सरकारें हुए लड़ाई थोड़ी होनी। नीतियों की लड़ाई है, नीतियों के सवाल पर लड़ाई है, नीतिगत मतभिन्नता है हमारी उन पार्टियों से, इसलिए हम उनके खिलाफ खड़े हैं। तो निजी शिष्टाचार छूट जाएगा, कोई बात नहीं, माफ है, बेचारे नए नए हैं, इनको थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है, राजनीतिक शिष्टाचार सीखने की इनको जरूरत है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। बहरहाल तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपका वोट हमारे पक्ष में पड़ेगा, तो इस बात का विश्वास, इस बात का भरोसा आप कर सकते हैं बेहिचक, बिना किसी शक सुबह के, बिना किसी संदेह के। यह भरोसा आप कर सकते हैं कि जनता के सवालों की गूंज विधानसभा में सुनाई देगी। सड़क से विधानसभा तक आपकी आवाज, मेहनतकश लोगों की आवाज, हमारी खेती किसानी की आवाज, जिस खेती किसानी में अनाज से ज्यादा सुअर, बंदर, बाघ, भालू नाच रहे हैं, उस खेती किसानी की आवाज उत्तराखंड की विधानसभा में सुनाई देगी। उत्तराखंड के नौजवान लड़कों के रोजगार के सवाल की आवाज उत्तराखंड की विधानसभा में सुनाई देगी। इस बात का भरोसा हम आपको दिलाने आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि 14 फरवरी को आपका वोट हमारे चुनाव निशान 3 तारे वाले झंडे पर पड़ेगा। 3 तारे वाला झंडा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तीसरे नंबर पर है। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप तमाम लोग 14 फरवरी को 3 तारे वाले झंडे का बटन दबाएंगे, इतना तो करेंगे ही। लेकिन जितने लोग हमको जानते हैं, जितने लोग कह रहे हैं कि नहीं सबसे सही बात तो आप ही कह रहे हैं, उतने लोगों को ये सही बात सब जगह पहुंचानी होगी। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि बहुत विकट विषम परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, संसाधनों का भी दबाव है, सब जगह पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन जो लोग निकल करके गांव-गांव इस बात को पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाए, और जो निकल करके नहीं पहुंचा सकते हैं उनके पास सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फोन है, आज के दिन पर उसी के जरिए बड़ा प्रचार अभियान चल रहा है। तो हमारी बात को आगे आप लोग पहुंचाएंगे इस उम्मीद के साथ। 3 तारों वाले झंडे का बटन आप दबाएंगे इस उम्मीद के साथ। 14 फरवरी को आपका वोट, आपका समर्थन मुझको यानी इंद्रेश मैखुरी को भाकपा माले के प्रत्याशी के रूप में मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों ने जिन्होंने हमारी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।